Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमें जब भी कहीं चोट लगती है या दर्द होता है तो डॉक्टर अक्सर खाने को पेन किलर देते हैं। आप पेन किलर खाते हैं और कुछ समय बाद दर्द और सूजन कम हो जाती है। पर आपने कभी ये सोचा है कि पेन किलर को कैसे पता चलता है कि दर्द शरीर के किस हिस्से में है, कहाँ काम करना है? हो सकता है शरीर में 2-3 जगह दिक्कत हो, अलग अलग तरह की दिक्कतें हों, पर पेन किलर हमेशा अपना टारगेट ढूंढकर अपना काम कर लेती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि पेन किलर कैसे काम करती है, किस तरह की पेन किलर दवाइयाँ आती हैं और इनका काम क्या क्या होता है, और सबसे ज़रूरी बात, पेन किलर लेते हुए किन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सुनिए। पेन किलर्स की जो आपका डॉक्टर है वो आपकी बीमारी के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके के पेन किलर की जरूरत होगी और उस तरीके के पेन किलर को वो यूज करता है जिससे हमें आराम आता है। फॉर एन एग्जांपल कि आपके पेट में दर्द हो और वो अल्सर की वजह से हो, तो अगर उस टाइम पे अगर हम NSAID यूज करेंगे तो हमारा अल्सर बिगड़ भी जाएगा और उससे ब्लीडिंग होकर मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। वहां पे तो जिस तरीके की बीमारी है उस तरीके का पेन किलर यूज करते हैं ताकि हमें उससे मिनिमम साइड इफेक्ट हो और हमें मैक्सिमम बेनिफिट आए। पेन किलर्स जो है वो बेसिकली हमें पेन का जो हमें परसेप्शन होता है, जो पेन महसूस होता है, उसको कम करते हैं। ये ब्रॉडली 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पैरासिटामोल जो कि ओवर द काउंटर दवाई है, जैसे डोलो, क्रोसिन, और ये काफी सेफ दवाइयां हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में ली जा सकती हैं और इनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है। सिर्फ एक चीज का ध्यान देना होता है पैरासिटामोल में कि हमें इसको दिन में 4 ग्राम से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ओवरडोज हमारे लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। सेकंड ग्रुप ऑफ द दवाइयां आती हैं, वो हमें जैसे हमें चोट लग जाए तो वहां पे रेडनेस होती है, उसे हमारी भाषा में इन्फ्लामेशन कहा जाता है, तो जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है और इन्फ्लामेशन से जो रिलेटेड पेन होता है उस पेन के ऊपर काम करती है। जैसे कि जिसे हम नॉर्मली भाषा में पेन किलर ही कहते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में NSAIDs कहते हैं, जो कि एक एंजाइम के ऊपर काम करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल को कम करती हैं और इस केमिकल के कम होने से हमें पेन का परसेप्शन कम होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो दवाइयां हैं इस ग्रुप की, जैसे कि डिक्लोफेनेक सोडियम और नेप्रोक्सॉन, इंडोमेथासिन, ये दवाइयां हालांकि बहुत इफेक्टिव होती हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर इन्हें लॉन्ग टर्म में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो इनसे आपकी किडनीज को भी इफेक्ट हो सकता है और किडनी पे इफेक्ट होने से हमें किडनी फेलियर हो जाएगा, जिससे हमें डायलिसिस वगैरह पे भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए पेन किलर को आपका डॉक्टर जितने दिन के लिए लिखता है और जितने समय के लिए लिखता है, हमें उतने ही समय के लिए लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एक और चीज, जब भी आप पेन किलर ले रहे हो और अगर हमें ऐसी बीमारी नहीं जिसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो हमें पानी ज्यादा लेना चाहिए ताकि हम अपनी किडनी को और डैमेजेस से बचा सकें। तीसरी दवाई जो ग्रुप की दवाई है वो ओपियोइड्स होती हैं। वो कहाँ काम करती हैं? वो ब्रेन में, नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं और जिनसे हमें पेन का परसेप्शन हमें कम होता है, हमें पेन परसीव कम होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जैसे कि कोडीन हो गई, इस ग्रुप में मॉर्फिन होगी, इनकी अब्यूज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि लोगों को थोड़े दिनों में इनकी लत पड़ जाती है और जिसकी वजह से वो इसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है इन दवाइयों को लेके। अब समझे पेन किलर को कैसे पता चलता है कहाँ और क्या काम करना है। पर ज्यादा पेन किलर लेना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के खुद कोई पेन किलर हरगिज मत लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या नाखूनों को आपस में रगड़ने से बाल अच्छे और हेल्दी होते हैं? आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से बाल अच्छे होते हैं। स्कूल में, कॉलेज में पक्का सुना होगा।
हेयर लॉस नहीं होता है। तर्क ये दिया जाता है कि नाखून जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ मौजूद नर्व्स आपके स्कैल्प से जुड़ी होती है, यानी खोपड़ी से जुड़ी हुई होती है। रोज नाखूनों को आपस में रगड़ने से स्कैल्प में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये केशकूप यानी कि हेयर फॉलिकल के लिए अच्छा है। साथ ही ये DHT नाम के हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे बाल अच्छे होते हैं। अब ये हुई वो बातें जो कही जाती हैं। गूगल पर भी हो सकता है 2-3 आर्टिकल्स आपको ऐसे मिल जाएं, पर क्या ये सच है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर गोविंद से। उनका कहना है कि उनके कई पेशेंट्स ये चीज़ ट्राई कर चुके हैं और ये बात उनसे पूछते भी हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। आपस में नाखून को रगड़ने से बालों को फायदा होता है या हेयर लॉस रुकता है, इसका कोई भी मेडिकल या साइंटिफिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर आपको हेयर लॉस की समस्या है तो ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप अपनी डाइट सुधारिए, इलाज करवाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डायबिटीज के मरीजों को गाजर खाने से मना किया जाता है। अब ये सही है या गलत? डायबिटीज के मरीजों को गाजर खाने से मना किया जाता है। वजह यह बताई जाती है कि गाजर मीठी होती है, लेकिन डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने हमें एक बहुत ही रोचक बात बताई है। गाजर डायबिटीज के मरीजों को नुकसान नहीं करती है, बल्कि डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। अब आपको लग रहा होगा कि गाजर जैसी मीठी चीज कैसे डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकती है। गाजर मीठी जरूर है, लेकिन इसमें स्टार्च और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। शरीर में शुगर तब बढ़ती है जब आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें स्टार्च या सिंपल शुगर ज्यादा हो। क्योंकि गाजर में स्टार्च कम होता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। इसको खाने से डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, यानी उतना तेज नहीं बढ़ता, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन ए शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। गाजर में ज़ियाज़ैंथिन और लुटाइन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी वो तत्व जो शरीर के नुकसान पहुंचने वाले तत्वों को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा गाजर में बीटा कैरोटीन भी होता है, इसलिए ये आंखों की सेहत के लिए भी अच्छी है। गाजर में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन K1, पोटेशियम। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है। साथ ही ये वजन कम करने में भी मददगार है। इन सब वजहों से गाजर डायबिटीज के मरीजों के लिए सेफ और हेल्दी चॉइस है। अब सवाल यह है कि गाजर को अपनी डाइट में शामिल कैसे करें। बॉइल्ड गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, तो इस केस में आपको बॉइल्ड गाजर खाना अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन डायबिटीज के मरीज गाजर को कच्चा या फिर हल्का पका हुआ खा सकते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीज एक बात का ध्यान जरूर रखें, गाजर के जूस से ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है, तो इसको पीना थोड़ा अवॉइड करिए। आज सेहत पर इतना ही। फिर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।